हेलो बच्चों, माई सेल्वी के गर्ग और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं PYQ नीट 25 इयर्स फ्रॉम चैप्टर एटम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपटीशन। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम में या जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से एक पार्ट है एटम। बाकी सभी पार्ट के जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो अलग अलग वीडियोस में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली की होगी और उसके नेक्स्ट वीडियो न्यूक्लियाई की होगी। तो लेट अस स्टार्ट with the first question from this chapter atom from NEET 2025। सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे कि सॉल्यूशन कैसा लगा, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और कोई दोस्त आपका जो नीट की तैयारी कर रहा हो, जो PYQ में स्ट्रगल कर रहा हो, उसके साथ भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्या पता उसकी भी हेल्प हो जाए। So let us start with the first question. A particle of mass m is moving around the origin with constant force m. What is important word over here? Constant force. जो जर्नल एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। बट यहां फोर्स क्या है बच्चों? कांस्टेंट। पुलिंग इट टूवर्ड द ओरिजिन, पुलिंग इट टूवर्ड द ओरिजिन, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और कांस्टेंट फोर्स ओरिजिन की तरफ लग रही है, यानी कि दिस फोर्स विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो हमारे पास क्या दे दी हमें क्वेश्चन में? कांस्टेंट। एक जर्नल एटम में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, बट यहां ये क्या है? कांस्टेंट। इसी से हमारे सारे रिलेशंस बदल जाएंगे। इफ बोहर मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, द रेडियस आर nth ऑर्बिट एंड द पार्टिकल स्पीड इन द ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन। बोहर का मॉडल लगेगा, फोर्स वाला तो कंसेप्ट हट गया, और कौन सा था बोहर का मॉडल? mvr इक्वल टू nh/2π। तो ये वाला जो बोहर का मॉडल है, जो पोस्टुलेट है, ये अप्लाई होगा बेटा। तो यहां से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको R और V की डिपेंडेंसी N के ऊपर बतानी है। तो कैसे करेंगे? यहां से हमें पता चला V² इज प्रोपोर्शनल टू R, तो आप लिख सकते हैं, जो सिंपल, मैं इसको इतना ही लिख लेता हूं एक बार के लिए। यहां पर पुट कर दीजिए बेटा, V, R को लिख दिया V², इट इज प्रोपोर्शनल टू N। ये h/2π और M ये क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो VQ इज प्रोपोर्शनल टू N, तो V इज प्रोपोर्शनल टू N रेज टू पावर 1/3। वहीं पे अब अगर हम R देखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू V² एंड V इज प्रोपोर्शनल टू N रेज टू पावर 1/3, तो ये आएगा N की पावर 2/3। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये था नीट 2025 का क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि मॉडर्न फिजिक्स में से सॉल्व किया जाए या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। हमने इसका सॉल्यूशन जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के PYQ रिकॉर्ड किए हैं उसमें आप इसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मेजरली कंसेप्ट उसी का लगेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, वही सारी चीजें यूज होंगी। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये क्या बता रहा है आपको? कहता है सम एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर शोन इन द फिगर विद देयर वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन दिखाई गई है बेटा आपको। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बताई गई है। अब हमसे क्या पूछा गया है बेटा? पूछा गया है इन वेवलेंथ के बीच का रिलेशन। तो मेरा साथ देंगे, ये जो वेवलेंथ होती है, जो एनर्जी इमिटेड होती है, hc/λ, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट्स बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं λ1 को सॉल्व करूं बेटा, hc/λ1, दिस इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जीज, क्योंकि ये लैम्डा इन दो लेवल के बीच में दिखाया गया है।
इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आएगा तो वो वेवलेंथ लैम्डा 1 की एनर्जी एमिट करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बेटा, इन दोनों का जब हम कह रहे हैं कि एनर्जी एमिट होगी, जब हम कह रहे हैं बेटा एनर्जी एमिट होगी तो इनिशियल माइनस फाइनल, ये एनर्जी क्या है बेटा एमिटेड। इमिट कब होगी, जब इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी फाइनल से, तभी तो ये कुछ एनर्जी लॉस करेगा, तभी तो ये कुछ एनर्जी क्या करेगा बेटा लॉस। तो मैं इसको कर दूंगा इनिशियल माइनस फाइनल। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर हम देखें तो इनिशियल कितनी है 5e/2, फाइनल कितनी है -4e, तो ये मेरे पास क्या बनेगा -5e/2 प्लस 4e, तो ये कितना आ गया 3e/2। ये पहला आ गया बेटा hc/λ1 हमारे पास आ गया। अब अगर आप देखें hc/λ2, आप ध्यान से देखें बेटा तो क्या होगा ये hc/λ2, ये इन दोनों के बीच में है, तो इनिशियल कितना है 2e, फाइनल कितना है -3e, तो ये बन गया बेटा e। अब अगर आप देखें बेटा hc/3, अब अगर आप देखेंगे तो इनिशियल कितना है -2e, फाइनल कितना है -4e, तो ये कितना आ गया 2e। आप चेक कर सकते हैं, तीनों आप देख सकते हैं, ये 2e, ये e, ये 1.5e, तो कौन सा सबसे बड़ा है hc/λ3 सबसे बड़ा है। इससे छोटा क्या है hc/λ, यहां पर 1 था, देखिए यहां पर क्या था बेटा 1 λ1, और सबसे छोटा कौन सा है hc/λ2। तो यहां से आपको ये पता चल गया, जब आप इन्वर्स करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी होती है ये चेंज हो जाती है बेटा। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 बड़ा है जब 1/3 बड़ा है, तो सबको मालूम है कि 1/2 है, जा चलो 2 नहीं तो 4 ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये है 0.5, ये 0.25, ये बड़ा है। जब मैं इनइक्वालिटी बदलूंगा तो अब 2 है और ये 4 है, तो सबको मालूम है 4 बड़ा है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2। तो जब हम इनइक्वालिटी बदलते हैं, सॉरी ये इनवर्स चेंज करते हैं, तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो ये पता चल गया। तो क्या λ3 बड़ा है? नो। क्या λ3 बड़ा है? नो। क्या λ1 बड़ा है? नो। क्या λ2 बड़ा है? हमें तो इसी से ही आंसर मिल गया, सिर्फ ये मैच कर रहा है। अब अगर आप बाकी चीज भी देखना चाहते हैं तो 2 और 3 को देखिए। किसको देखना है? 2 और 3 को। इन दोनों को देखिए बेटा, hc/λ3 ये 2 टाइम्स e है, और e किसके बराबर है hc/λ2। ये थोड़ा यहां दिख नहीं रहा होगा, hc/λ2 बेटा, hc से h कट जाएगा, तो λ3 2 टाइम्स λ2 के बराबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये मैच कर जाएगा। ओके, क्लियर है? इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज which corresponding to the electronic transition from level 5, 6 to 4, तो ये सबको मालूम है बेटा, जो 1 तक आती है, जो 1 तक आती है वो कौन सी होती है लाइमन, जो 2 तक आती है वो कौन सी होती है बामर, जो 3 तक आती है बेटा वो हमारे पास कौन सी होती है लाइमन, बामर, पास्चन, और फिर जो 4 तक आती है वो कौन सी होती है बेटा ब्रैकेट। जब 4 पे आ रहा है तो कहीं से भी आएगा, इन्फिनिटी से, 5 से, 6 से, 7 से, कहीं से भी 5, 6, 7 इन्फिनिटी, तो वो कौन सी होती है बच्चों ब्रैकेट होती है। जो 5 तक आती है 5th पे आएगी जो, वो होती है पिफन। तो कौन सा आंसर आएगा इसका ब्रैकेट। ओके, ये तो याद होगा सबको। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी काफी बच्चे जो है डाउट पूछते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं बोलता हूं बेटा इसको सॉल्व करना ही नहीं था, नीट का एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन में बैठे हो, आपको टाइम बचाना होता है, वेस्ट नहीं करना होता।
यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप इन सीरीज को कंपेयर करें तो सबका जो फाइनल ऑर्बिट है वो सेम है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो सबसे दूर से आएगा, अगर सबका फाइनल लेवल सेम है तो जो सबसे दूर से आएगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ये डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? डी की। देखो सारे ऑर्डर में ही है, 3 4 5 6, तो सी बी ए, ये एनर्जी का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है? एनर्जी का। अब एनर्जी क्या होती है? एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अगर एनर्जी का ऑर्डर ये है तो लैम्डा के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा। जिसकी सबसे कम एनर्जी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सी है? ये। इससे कम कौन सी है? ये। इससे कम कौन सी है? ये। इससे कम कौन सी है? ये। तो ऑर्डर क्या बनेगा? ए के साथ कौन सा जाएगा? थर्ड। ए के साथ कौन सा जाएगा बेटा? थर्ड। बाकी आप चेक करके देखिए, बी के साथ कौन सा है? 4, सी के साथ 2, डी के साथ 1। आंसर आ गया। सॉल्व, वैल्यू निकालने की जरूरत यहां पर नहीं थी। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये भी क्वेश्चन चैलेंज किया गया था 2024 में, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में कुछ और दिया था, नई एनसीईआरटी में कुछ और। क्या फर्क था? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये स्टेटमेंट क्या थी? करेक्ट। एटम्स ऑफ ईच, एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें यहां क्या है? मोस्ट एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अगर यहां मोस्ट वर्ड होता तो ये करेक्ट होती, ईच दे दिया तो ये क्या हो गई? इनकरेक्ट बेटा, क्योंकि कुछ एटम्स हमारे पास अनस्टेबल भी होते हैं जो आगे रेडियो एक्टिविटी शो कर देते हैं बेटा, इसलिए ये क्या हो गई बेटा? इनकरेक्ट ईच की वजह से। बट जो पहले पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें उन्होंने ईच वर्ड दिया हुआ था, इस वजह से बच्चों ने चैलेंज किया। बट एनसीईआरटी ने कहा कि हमने अपनी जो भूल है वो सुधारी थी, कि पहले हमने गलती लिखी थी, अब हमने इसको स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया है। तो जो नई एनसीईआरटी है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर है करेक्ट माना जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, द एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बेटा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब N3 हो गया, तो वहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? 3.6 बाय n का स्क्वायर, 9 का क्या कर देंगे? 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। जब आप इसे लिखेंगे तो ये क्या आ गई? 1.51। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है? E का मॉडुलस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी इन द सेम ऑर्बिट। अगर आप ध्यान से देखें तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? NH बाय 2 पाई। यहां पर अगर आप देखें तो ये कितना है? H बाय पाई। यहां से आपको पता चला कि H तो कट गया, तो N की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3। N की वैल्यू 3 है तो इसमें एनर्जी क्या होगी बेटा? 13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या एनर्जी आ गई बेटा? -1.5। अब यही क्वेश्चन बदल कर आ सकता है, वो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, वो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है। तो वो रिलेशन भी पता होने चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू E के बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2E के बराबर होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम मॉडिफाई करके टेस्ट में डालते रहते हैं, और जनवरी ऑनवर्ड बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में, अब जनवरी में कितने दिन बचे हैं, हम लोग लेके आ रहे हैं एक मॉडिफाइड PYQ सीरीज। जल्दी वो आपके साथ शेयर करेंगे, एक लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर वो सभी चैप्टर के लिए लेकर आएंगे।
वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन, लाइमन सीरीज किस में लाई करती है बच्चों, ये तो याद रखने वाला है, अल्ट्रावायलेट। बामर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, बाकी सारी लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ओके, हिंदी और इंग्लिश का जो फ्यूजन है वो आपको ठीक लग रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है ना। ऐसा ही होता है बेटा बस। तो रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड एटम। जो रेडियस है इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। तो हमारे पास जो r है वो किसके बराबर होता है, r नॉट n स्क्वायर बाय z। r नॉट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस जो हमें दिया गया है। अब हाइड्रोजन एटम है तो जो हमारे पास z है वो तो 1 रहेगा, n की वैल्यू थर्ड अलाउड ऑर्बिट, तो थर्ड 3 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 47। अगर आप ध्यान से देखें तो 4.77 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसको आप क्या कह सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन बच्चों। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023 अगेन। क्या कह रहा है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लैम्डा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है बेटा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कब होती है, जब और वो कहां से आए, इनिशियल ऑर्बिट कहां हो, इन्फिनिटी पे हो, और फाइनल जो है वो ऑर्बिट के सीरीज के हिसाब से हो। पहली बामर है तो बामर के लिए NF क्या होता है, 2, ब्रैकेट के लिए NF क्या हो जाएगा, 4। क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो अगर मैं बामर की मिनिमम वेवलेंथ लिखूंगा तो वो क्या होगी बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट, Z हाइड्रोजन के लिए 1 लिख सकते हैं, 1 बाय कहां पर आना है, 2 पे, कहां से आना है, इन्फिनिटी से, तो ये क्या आएगा बेटा, RH/4। अगर मैं ब्रैकेट के लिए लिखूंगा, किसके लिए बेटा, ब्रैकेट के लिए, तो उसकी मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम एनर्जी, तो वो कहां पर आएगा, 4 पे, कहां से, इन्फिनिटी से, 1 बाय इन्फिनिटी यानी कि 0, RH/16। अब हमें ये लैम्डा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, लैम्डा। तो रेडबर्ग कांस्टेंट कितना हो गया, 4 बाय लैम्डा। तो यहां पर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना, 4 बाय लैम्डा। 4 से 4 कट गया बेटा, ये 1/4 आ गया। तो ब्रैकेट की वेवलेंथ कितनी आ गई, 4 टाइम्स लैम्डा आ गई बेटा। कितनी आ गई, 4 टाइम्स लैम्डा आ गई। क्या ये बात समझ में आई। छोटी सी कैलकुलेशन है, इन चीजों का ध्यान रखना होता है बेटा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी, वो सारी चीजें जो ये होती है, जो नेक्स्ट ऑर्बिट से आती है, इसे फर्स्ट लाइन कहते हैं, और जो लास्ट इन्फिनिटी से आती है उसे हम लास्ट लाइन बोलते हैं और सीरीज लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट, और लास्ट लाइन इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन। इसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम है इन सभी लाइन के कंपैरेटिवली जो इस ऑर्बिटर पे आ रही है। तो इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम, इसकी एनर्जी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम। तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर है जो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, let T1 T2 with the energies of energy of an electron in the first and second excited state। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 हो गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एक प्लस हो जाता है ना, तो N3 हो गया। हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल रेशो, टाइम पीरियड की रेशो निकाल, नहीं एनर्जी है, यहां पर देखिए T1 T2 एनर्जी है बेटा, टाइम पीरियड नहीं है, और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बेटा Z/N²।
एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। बेटा क्या ये बात समझ में आई? तो अगर हम देखेंगे तो एनर्जी E1 बाय E2 दिस विल बी N2 बाय N1 का स्क्वायर। N2 कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर वुड बी 9:4। जब इतना आसान क्वेश्चन होता है तो वो ऑप्शन ऐसी देगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की इसको रेशो में देखने के तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। ओके बेटा, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हम आपके लिए जो क्वेश्चन है ना वो अलग अलग सोर्स से लेकर आते हैं। बुक में वो ये वाला क्वेश्चन नहीं था तो ये इंटरनेट से उठाया गया है। कुछ क्वेश्चन इंटरनेट की वेबसाइट पे नहीं है तो बुक में से लिए गए हैं, है ना। तो 2-3 सोर्सेस से मिला के आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। R1 is the radius of secondary stationary orbit and R2 is the radius of fourth stationary orbit of an electron in Bohr model R1 R2। अब अगर हम देखें सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट N1 इक्वल टू 2, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट N2 इक्वल टू 4। अब जो रेडियस है दिस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो R1 बाय R2 इज N1 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 2 बाय 4 का स्क्वायर। बेटा ये आ गया 1 बाय 4, 0.25। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? बी ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2020 का। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड? बोहर मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब यूनि इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, यानी कि यूनि इलेक्ट्रॉन जिसके पास क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। अब अगर हम देखें हीलियम, हीलियम के पास 2 होते हैं, एक निकल गया तो कितने बचे? एक, तो हाइड्रोजन लाइक हो गया। ड्यूट्रॉन ये भी वही हो गया। सिंगली आयोनाइज्ड नियोन, नियोन के पास तो बहुत सारे होते हैं, एक ही निकला है तो बाकी बचे हुए हैं। हाइड्रोजन तो है ही। ड्यूट्रॉन भी क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप। ड्यूटेरियम होता है ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं? ड्यूट्रॉन। नेक्स्ट अगर आप देखें बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज दिस इन एन ऑर्बिट। ये आ गया। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी आपको पता होनी चाहिए जब हमें टोटल एनर्जी मालूम हो। टोटल एनर्जी है -3.14, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ साइन बदलता है, मैग्नीट्यूड क्या रहती है? सेम। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसका डबल होता है बट साइन क्या रहता है? सेम। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? 3.4 एंड -6.8 यानी कि सी ऑप्शन। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये हमारे पास नीट 2019 का क्वेश्चन है। थोड़ा ज्यादा जूम कर रखा है, कम कर देते हैं। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे ये हमें क्या कह रहा है, ध्यान देंगे बेटा। स्पेस चाहिए होगी ना। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इक्वल टू, इसको हम R0 से लिख लेते हैं बेटा। कहीं पे 0.53 दिया होता है, कहीं पे 0.51, इन्होंने 0.51 दे रखा है तो हम इसी को कंसिडर कर लेंगे। इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है बेटा कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय म्यून, इलेक्ट्रॉन रिप्लेस्ड बाय म्यून, सेम चार्ज है, मास 207 टाइम, तो फर्स्ट बोहर और रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी? जो रेडियस है बेटा ये तो सबको पता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। ये तो सबको मालूम है कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। बट ये मास के साथ कैसे इफेक्ट होता है ये कुछ ही बच्चों को पता होता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑर्बिटिंग पार्टिकल ऑफ
इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इट इज इलेक्ट्रॉन बेटा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में ये मास इलेक्ट्रॉन का होता है, बट जब मॉडिफाइड आएगा तो ऑर्बिटिंग पार्टिकल का होता है। तो अगर आप r'/r करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा हमारे पास m', वो पहले किसका मास था, इलेक्ट्रॉन का। अब म्यून का मास कितना है 207 टाइम्स, ये कट गया तो r' कितना आएगा 0.51207 एंगस्ट्रॉम। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा पावर्स में लेकर जाऊं तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, और ये 10⁻⁻10। अब अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 के बहुत पास में होगा, और ये पावर -12। अब अगर आप देखेंगे तो ये 2.5 पावर हो जाएगी -13, पावर कितनी हो जाएगी बेटा -13। तो कौन सी दो ऑप्शंस हैं, अगर आप देखें सी एंड डी ऑप्शन है। अब हमारे पास क्या चेक करनी है, एनर्जी। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z² बाय n², एंड साथ में ही ये एनर्जी मास के कैसे प्रोपोर्शनल होती है, m। तो अब जो एनर्जी है वो m207 टाइम्स बढ़ जाएगी। पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब 207 है, तो एनर्जी ये बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी बेटा -13.6 इंटू 207। आप इसे 207 ना देख के सिंपल 2 देखें बेटा, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 27.2 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप देखें तो ये 2.7 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे आप क्या लिख सकते हैं, उसे आप लिख सकते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप देखें तो बहुत पास में 2.8 है, तो मेरे पास ये आंसर बन जाएगा। एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर -13.6 था, और आपको जब पता चल गया कि मास के प्रोपोर्शनल है तो 13.6 को 207 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक बड़ी वैल्यू आएगी, आप इसे सीधा मार्क कर सकते थे। बट द मेन थिंग इज, क्या आपको ये पता है, डेरिवेशन में ज्यादातर जगह पर सिर्फ यही लिखा होता है और ये वाली चीज मिस कर देते हैं, बट हम अपने नोट्स में 1 शॉर्ट वीडियोस में सभी जगह पर ये एक्सप्रेशन साथ में लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोहर। ये देखिए फिर से वही आ गया बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ ई के बराबर होती है। तो जब मैं रेशियो देखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी, तो ये होगी 13.6, ये होगी मान लो -13.6, तो रेशियो क्या आएगी 1:-1, 1:-1, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन बेटा। ओके, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज टू द लास्ट लाइन ऑफ लाइन। बामर में लास्ट लाइन बेटा यानी कि इन्फिनिटी टू 2, लाइमन में लास्ट लाइन बेटा इन्फिनिटी टू 1। पीछे मैंने आपको समझाया था व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज लिमिट, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ। वो सारी चीजें हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में डिस्कशन करी थी। अब बस आपको सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाना था बेटा। तो अगर आप देखेंगे बामर के लिए इट वुड बी इक्वल टू RH 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो ये आ गया RH/4, तो बामर हो गया 4/RH। लाइमन के लिए देखेंगे बेटा तो RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो ये RH ही बच गया। तो लाइमन के लिए ये क्या हो गया 1/RH। हमसे किसकी रेशो पूछी है बेटा, हमसे रेशो पूछी है रेशो ऑफ बामर टू द रेशो ऑफ लाइमन। इस चीज का ध्यान रखना है कि किसकी रेशो हमें फाइंड करनी है, क्योंकि उससे कई बार आंसर बदल जाता है। ठीक है, तो यहां इसको डिवाइड कर दिया तो ये रेशो क्या आ गई 4:1, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। वैसे तो इसमें 0.25 ऑप्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि कई बच्चे हो सकते हैं इसको डिवाइड करने में गलती कर दें और वो 1:4 तक पहुंच जाएं।
आई डोंट नो हाउ एग्जामिनर मिस दिस थिंग बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिवन द रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट की। द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर, ये भी वही है। वेव नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ। वेव चैप्टर में आप इसे पढ़ते हैं। वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ। तो ये क्या होगा? रेडबर्ग कांस्टेंट। लास्ट लाइन ऑफ बामर इन्फिनिटी से 2 पे आएगा, इन्फिनिटी से 2 पे। तो रेडबर्ग कांस्टेंट 10⁻⁷, ये नीचे 4, तो ये आ गया 0.25 इंटू 10⁻⁷। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नीट 2016 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखेंगे। कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ओके, इट emit a photon of wavelength hc/λ। ठीक है, ये कितना होगा बेटा? अच्छा, लैम्डा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ क्या होगी? ध्यान से देखिए, 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट। कहां से कहां आया है? थर्ड से सेकंड आया है बेटा। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा? 36, 4 and 9, यहां क्या बचा? 9 - 4, तो क्या आ जाएगा? 5/36। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब ये कहता है व्हेन इट जंप फ्रॉम 4 to 3rd, अब ये कहां जाएगा बेटा? 4 से 3rd जाएगा, तो 16 और 9, तो यहां पर ऊपर क्या बच गया? 9, ये क्या बच गया? 16, ऊपर क्या बच जाएगा बेटा? 7। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? ये 1/λ1 है। अब हमसे पूछा वेवलेंथ लैम्डा की टर्म में बतानी है, तो यहां से रेडबर्ग कांस्टेंट क्या लिख सकते हो आप? 36/5λ, तो ये आ गया 36/5λ इंटू 7/9 इंटू 16। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या बच गया बेटा? 4, ये 4, तो क्या बच गया? 7/20λ। तो λ1 रिवर्स कर दीजिए बेटा, 20λ/7। तो क्या आंसर बन जाएगा? सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है? व्हेन एन अल्फा पार्टिकल of mass m moving with this bombard on a heavy nucleus, the distance of closest approach, distance of closest approach बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिंपल फॉर्मूला से की जाती है कि जब आप इसे दूर से प्रोजेक्ट करेंगे, अगर ये लार्ज डिस्टेंस है, अगर ये हमारे पास क्या है? लार्ज, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तब तक ये पास आता रहेगा जब तक वेलोसिटी है। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई उसके बाद ये वापस चला जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? K Q1। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? Zd। अल्फा पार्टिकल का 2e, Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है बेटा? R0। अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? तो आप देख सकते हैं ये मास है, ये r है, तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r0, तो r0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये समझ में आया बेटा सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। हीलियम पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज एन हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बोहर का जो पॉस्टुलेट है, जो मॉडल है, वो यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, व्हाट डज इट मीन बेटा? नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच का मतलब है कि जब नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच का मतलब हम लोग क्या समझते हैं बेटा? कि जो मास है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड।
जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो स्पीड के साथ वेरी नहीं कराना। क्यों? जब रिलेटिविस्टिक होती है तो हमें पता है कि जो मास है वो स्पीड के साथ बढ़ता है। अगर आप v बढ़ाएंगे तो मास बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंट मास मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब कि ये फॉलो नहीं करेगा। अगर ये रिलेटिविस्टिक होता तो ये फॉलो करता। तो क्वेश्चन सेटर ने इस बात का ध्यान रखा है कि क्वेश्चन को कहीं पे भी चैलेंज ना मिले। ठीक है, उन्होंने ये कह दिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, क्योंकि जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो हाइड्रोजन एटम में क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है। इसी वजह से ये लाइन उसने लिख के दी है कि इसका कोई चैलेंज ना आए। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सबको मालूम है, ये होती है v नॉट z बाय एन। v नॉट होती है फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड, उसे आप c बाय 137 भी कह सकते हैं, आप चाहें तो वैल्यू भी लिख सकते हैं। हीलियम z कितना हो गया? 2, n ऑर्बिट कितना हो गया? 3। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 3 इंटू 10⁸ 8 137 2/3 ये कट गया बेटा। 2/1.37 इंटू 10⁻6 आप देख सकते हो ये क्या है? 1.37 ऊपर क्या है? 2, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा इंटू 10⁻6। तो देखो ये 2 है, ये 3 है, ये पॉइंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। हमें एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन। देखिए हमने ये एक्सप्लेन किया था आपको, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी मिनिमम होगी। वो लाइमन के लिए कहां से कहां होगी? N2 से N1 तक की होगी, ये मिनिमम है। टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, बामर के लिए कहां से कहां होगी? 3 to 2 होगी बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि मिनिमम एनर्जी। अगर आप मेरा साथ दें तो लाइमन के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 4 एलसीएम आ गया, ऊपर बच गया 3/4। अगर आप बामर के लिए देखेंगे बेटा तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा? 9 और 4 एलसीएम, और यहां ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 5। अब हमें क्या लेनी है? रेशो। किस किस की? लाइमन बाय बामर। यहां रेशो में बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, तो 1/λ यानी कि ये क्या आएगा? नीचे रेडबर्ग कांस्टेंट 3/4, और ये क्या आएगा बेटा? RH 5/4 इंटू 9। मेरा साथ देंगे, ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 5/27। अगर आप ऑप्शन में देखें तो दोनों अवेलेबल हैं, 27/5 भी, 5/7 भी। क्या अगर बच्चे ने डिवीजन में गलती की, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, हो सकता है आप में से भी कुछ बच्चों ने यही गलती की हो कि उनका 27/5 आ रहा हो। अभी भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हो ये कैसे कर दिया। ओके, तो कैसे कर दिया मैं एक और तरीके से आपको बता देता हूं। समटाइम स्टूडेंट्स डू नॉट फील कंफर्टेबल इन दिस रेशो, तो यहां से रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख लो बेटा। इस 4 को इधर ले जाएंगे और 3 को नीचे, तो ये आएगा 4/3λL, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। ऐसे यहां से रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख लो, 36 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 36 ऊपर बेटा, 5 नीचे। अब रेडबर्ग कांस्टेंट का कोई काम नहीं, इक्वल कर दिया हमने इन दोनों को। यहां क्या हो जाएगा? 9। तो आपके पास क्या बच गया? 3λL। आपके पास बच गया 9/5λ। मुझे लाइमन ऊपर चाहिए था, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा बेटा, और 9 को नीचे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 डिवाइड बाय 27, यहाँ λL चला गया, यहाँ 5λ भी।
5 को ऊपर ले जाइए बेटा, तो ये बन गया 5/27 लैम्डा एल बाय लैम्डा बी। क्या आपको ये समझ में आया बेटा? तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आप इस रेशो में गलती करते हैं बेटा। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आगे से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप भी यही गलती कर रहे थे। ओके बेटा, और कमेंट करके बताएंगे, मेंशन करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय दिस मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ। बहुत सारे बच्चे इसको डाउट पूछते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम। जब ये एनर्जी थी, इस रेडिएशन की एनर्जी कितनी थी बेटा? hc बाय लैम्डा अगर हम लगाएं तो 12400, क्योंकि एंगस्ट्रॉम है तो ये एंगस्ट्रॉम, तो ऊपर केस में होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, नीचे एंगस्ट्रॉम, ये कट गया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें कि ये अगर 1000 होता तो ये 12.4 होता, उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कौन सी है? 12.75। तो 12.75 होता है, बट 7 लेके चलो या 5 लेके चलो, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जंप करता है बेटा? ये ग्राउंड स्टेट से 4th ऑर्बिट में जंप कर जाता है। N1 से कहां पर जंप कर जाएगा बेटा? ये N4 पे जंप कर जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? तो ये क्योंकि फर्स्ट के लिए कितनी होती है? 10.2, सेकंड के लिए कितनी होती है? 10.2, थर्ड के लिए कितनी होती है? 12.1, फोर्थ के लिए कितनी होती है? 12.75। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया बेटा? 4th ऑर्बिट में। अब इसको वापस आना है, इसको क्या आना है बेटा? ऑर्बिट से वापस आना है। ओके, इसको क्या आना है बेटा? वापस आना है। जब ये वापस आएगा तो कितनी लाइन इमिट करेगा? इमिशन कब होती है? व्हेन इट रिटर्न बैक। इमिशन कब होती है बेटा? व्हेन इट रिटर्न बैक। तो जब ये वापस आएगा तो नंबर ऑफ इमिशन लाइन, फॉर्मूला सबको याद होगा बेटा, नहीं है तो आगे से याद रखना है। नंबर ऑफ इमिशन लाइन while returning back to the ground state क्या होता है? n-1/2। n क्या है? जिस ऑर्बिट से वापिस आ रहा है, और 1 क्या लिखा है? ग्राउंड स्टेट पे ये वापिस आ रहा है। ओके, तो कितनी आएंगी? 6। मेन बात ये थी कि इसको एब्जॉर्ब करके वो कौन से ऑर्बिट पे जाएगा? 2nd पे जाएगा, 3rd पे जाएगा, 4th पे जाएगा या 5th पे जाएगा। एक बार आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके कहां गया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कितनी लाइंस जो है वो एमिट कर सकता है। उम्मीद है आप सबको ये पता होगा। ओके, क्लियर है भी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्या कहता है? An electron in hydrogen atom makes a transition from this are principal quantum number of 2 states. Assuming Bohr's model to be valid, the time period of electron in the initial state is 8 times. Time period कैसे वेरी करता है? ये होता है 2 pi r by v. R is proportional to n square and v is inversely proportional to n. तो R is proportional to n cube. तो टाइम पीरियड इन इनिशियल स्टेट इज n1/n2 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। क्या दिया है? इज 8 टाइम्स दैट ऑफ फाइनल स्टेट। ये कितना है? 8 टाइम्स है। ये कितना है बेटा? 8 टाइम्स है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास कट गया, तो 2 = n1/n2। तो जो इनिशियल ऑर्बिट है वो 2 टाइम्स हायर था। तो ये 2 और 6 नहीं हो सकता, 1 और 8 नहीं हो सकता, 2 और 8 नहीं हो सकता, 2 और 4 हो सकता है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए बेटा? 2 का फैक्टर होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट, ये हम पहले भी कर चुके हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम।
ये हम पहले भी देख चुके हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की रेशो कहाँ देखा था हमने, जस्ट अभी। अच्छा, वो 2013 और 15 में ये आया हुआ था क्वेश्चन। मैं आपको ये दिखा देता हूं, ऊपर कॉपी कर लिया हमने इसको। 2015 में ये क्वेश्चन ये रहा। अभी 2-3 स्टेप पहले ही हमने किया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। 2015, 13 दोनों में ये आया हुआ था, ये 13 में फिर से आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, रिपीट हो गया है ना, सेम टू सेम, सेम रेशो। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन ये रिपीटेड हैं, बट ये तो बिल्कुल ही सेम टू सेम आ गया था। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट n equal to 4 to second excited state n equal to 3, then from second excited state to first excited state n equal to 2, the ratio of wavelength lambda 1 to lambda 2 क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। पहले वो इलेक्ट्रॉन 4 से 3 गया, उसने वेवलेंथ इमिट करी लैम्डा 1। फिर वो 3 से 2 गया, उसने वेवलेंथ इमिट करी लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 कैसे लिखेंगे बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। 9 और 16 जो है वो कॉमन आ गया बेटा, तो ये बना हमारे पास रेशो। अब अगर सेकंड के लिए देखें 1/λ2, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो रेडबर्ग कांस्टेंट ये हमारे पास क्या होगा, 4 और 9, और ये कितना बनेगा बेटा, हमसे क्या पूछा है, रेशो। मैं फिर आपको कहूंगा कि अगर आप इसमें गलती करते हैं, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है बट वो थोड़ा अलग तरीके से था, रेशो सेम आएगी वही। तो फिर आपको क्या करना है, पहले रेडबर्ग कांस्टेंट लिखो। रेडबर्ग कांस्टेंट 9 और 16 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या चला गया लैम्डा 1 के साथ 7, ये ऊपर चला जाएगा और ये कहां चला गया, नीचे। ऐसे ही ये ऊपर चला जाएगा और ये कहां चला गया, नीचे। तो ये ऊपर चला गया तो क्या आएगा बेटा, 4 × 9, और नीचे चला गया तो 5 × लैम्डा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 4, ये ऊपर चला जाएगा 20, ये 7, लैम्डा 1 ऊपर आ गया, लैम्डा 2 नीचे। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा, 20/7। क्या ये बात समझ में आई? रेशो अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करने में थोड़ी गलती करते हैं तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, गलती नहीं होगी आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चे इसको डाउट भी पूछते हैं, तो लेट अस सी कैसे करते हैं बेटा इसे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from 5th energy level to ground state, passes from 5th to ground state। तो बेटा वो जो एनर्जी इमिट करेगा वो किसके बराबर होगी, लैम्डा किसके बराबर होगा जो वो इमिट करेगा, R इज अ रेडबर्ग कांस्टेंट। तो कहां से कहां गया, 5th से 1 गया, तो उसने कितनी वेवलेंथ इमिट करी बेटा, 24/25। तो एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी इमिटेड hc/λ। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, 24R hc/25। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इतनी एनर्जी जो है उसने एमिट कर दी, ठीक है। अब एनर्जी नहीं पूछा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन काफी क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं। सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो सभी बच्चे कर लेते हैं, बट जैसे ही ये वाला क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे और ये डिसाइडिंग होंगे किसकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो हम इन जैसे क्वेश्चन के ऊपर मॉडिफाइड सीरीज लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं, नीट PYQ मॉडिफाइड सीरीज, जिसमें नीट में आए हुए क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाएगा। जैसे मैं इसको 5th की जगह 3rd एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट कर दूं तो क्या होगा,
है ना। वेलोसिटी की जगह मोमेंटम पूछ लूं तो क्या होगा, कुछ उस तरीके से हम चीजों को मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन बना के देंगे कि अगर आपने PYQ कर लिए तो आपसे वो भी होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने सिर्फ PYQ याद किए। अगर आप चाहते हैं कि हम वैसी टेस्ट सीरीज, वैसी सीरीज वीडियोस और PDF और गूगल फॉर्म की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करें तो कमेंट जरूर करें। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि बच्चों को ये रिक्वायर्ड है, तो हम जल्दी से बनाएंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे अपने व्यूज, तो फिर हमें बनाने की मोटिवेशन नहीं मिलेगी। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने हमें ये कहा है कि सर मॉडिफाइड टेस्ट सीरीज लेकर आइए, तो मोटिवेशन नहीं है तो क्या ही बनाएंगे, कि जरूरत नहीं है तो क्यों हमें एफर्ट लगाने हैं। क्योंकि आपको भी पता है हर एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करने में बहुत सोचना पड़ता है टीचर को। मैं अक्सर अपने जो रेगुलर बैचेस हैं उसमें मॉडिफाइड क्वेश्चन टेस्ट में डालता रहता हूं। तो अगर आप देखें तो एनर्जी पता चल गई, बट हमें तो वेलोसिटी चाहिए। तो अगर आपको देखें, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एटम है, इसने एक फोटोन एमिट कर दिया, तो यहां पर कंसेप्ट लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर इसने फोटोन एमिट कर दिया तो उसका कोई मोमेंटम था, तो ये भी हाइड्रोजन का भी कुछ मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो एटम का मोमेंटम प्लस फोटोन का मोमेंटम 0। तो अगर आप देखें तो वेक्टर कंडीशन में तो ये ऑपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड में ये क्या होंगे, सेम। और फोटोन का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, एनर्जी बाय सी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आप इसे देखते हैं और आप इसे EM वेव में भी देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी बाय सी। एनर्जी कितनी थी फोटोन की जो इमिट किया था, ये वाली, इसको C से डिवाइड कर दो तो क्या बच गया, ये वाला बेटा। अब ये एटम का मोमेंटम है और एटम क्या है, पार्टिकल, तो उसके लिए मोमेंटम क्या लिखा जा सकता है, mv। तो अब अगर आप देखें तो हमें v चाहिए था, तो m क्या हो, m से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, m से क्या कर दो बेटा, डिवाइड। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, ध्यान से देखिए, 24 HR बाय 25। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको डिटेल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है, फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट N3 to 1 इन हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इंफ्रारेड क्या होंगे बेटा, इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होती है। तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए। तो जो ये वाली स्टेट है ये N3 to 1 है, इससे कम एनर्जी 1 पे जाएंगे 2 से, तो इसकी भी एनर्जी कम है बेटा। ट्रांजिशन, अच्छा हाँ ध्यान से देखिए, गड़बड़ कर दी थी। ये तो ठीक है, एनर्जी तो कम होनी चाहिए। एनर्जी तो किसमें कम है बेटा, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है। एनर्जी तो सभी में ही कम है, बट ये किसके ऊपर बेस्ड आ गया कि अगर फर्स्ट पे आएगा तो वो क्या होता है बेटा, लाइमन। फर्स्ट पे आएगा तो वो क्या होता है, लाइमन। और सेकंड पे आता है तो बामर। ये किस में था, यूवी में। ये किस में था, विजिबल में। और थर्ड पे आएगा तो वो क्या होता है, लाइमन, बामर, पास्टन। ठीक है, तो वो किस में होता है, इंफ्रारेड में। तो इंफ्रारेड हमें क्या चेक करना था, इंफ्रारेड कौन सा होगा, जो N3 पे आएगा। N3 पे कौन सा है, 421। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अगर वो विजिबल पूछ लेता तो ये भी विजिबल, ये भी विजिबल, अल्ट्रावायलेट ये वाला, तो कौन सा होगा बेटा, इंफ्रारेड, जो इसमें होगा। कई बार ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है, और कई बार हमारे पास ऐसे जो ट्रांजिशंस आपको लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पिफन सीरीज लिखवाई गई थी उसके ऊपर बेस्ड। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, कहते हैं द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन is equal to second line of Balmer series of hydrogen like ion. The atomic number Z of the hydrogen like ion. अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब क्या है,
यानी कि ये कहां से कहां आया है, 2 to 1। और यहां पर क्या है, इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ बामर। सेकेंड लाइन ऑफ बामर, बामर में 2 पे आते हैं। पहली लाइन होती है 3 to 2, सेकेंड लाइन होती है 4 to 2। अब अगर हम देखें तो लाइमन के केस में क्या लिखेंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये किसका है, हाइड्रोजन का। तो यहां पर क्या होता है, जेड स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए सिंपल 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3/4। मैंने रेडबर्ग को आर ही लिख लिया बेटा। अब बामर के लिए देखें आयन का, आयन के लिए क्या होता है, जेड का स्क्वायर बेटा। आयन ये किसके लिए होता है, हाइड्रोजन एटम। ये किसके लिए होता है, एच लाइक, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो यहां जेड स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये कितना बच गया, 4, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 16 आर जेड स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। दोनों क्या हैं बेटा, इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों को यहां पर 3r/4 सीधा, अगर वो इक्वल हैं तो रिवर्स भी तो इक्वल होंगे, तो वापस से रिवर्स करने की जरूरत नहीं थी। तो जेड स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4। तो जेड कितना आ गया बेटा, 2। तो क्या पूछा है, एटॉमिक नंबर, तो वो कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n टू ग्राउंड स्टेट। ओके, यहां पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट बच्चों के मन में आता है, क्या आता है वो मैं अभी बताता हूं आपको। द वेवलेंथ सो इल्यूमिनेशन फोटो सेंसिटिव हैविंग वर्क फंक्शन दिस द स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ थोड़ी सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर साथ में यूज होगा, वहां पर भी हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्या होता है, EVS स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। वो पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो एनर्जी से मल्टीप्लाई, ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हो गई। और वर्क फंक्शन कितना था, 2.75। तो इंसिडेंट एनर्जी क्या हो गई बेटा, ये हो गई 12.75। कौन से ऑर्बिट में होती है, ये होती है 4th ऑर्बिट में होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4। अब बच्चा कहता है सर इसने तो एक्साइटेड स्टेट n का है, दोनों में फर्क होता है बेटा। अगर ये कहता nth एक्साइटेड स्टेट, देखना है बेटा ध्यान से, तो मेरा आंसर होता 3। तो मेरा आंसर क्या होता बेटा, 3, क्योंकि n 4 है, तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, 3rd एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो मेरा आंसर होता 3। बट इसने कहा एक्साइटेड स्टेट n, तो मैं एक्साइटेड स्टेट n यानी कि ऑर्बिट का नंबर बता रहा है, तो वो क्या आएगा, आंसर n आएगा बेटा। क्या आंसर आएगा, 4। इस बात का फर्क समझना बेटा। अगर मैं आपको यहां लिखकर बताऊं, ये मान लो n2 है, तो मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसको बोलूंगा एक्साइटेड स्टेट 2। तो इस वजह से इसका आंसर क्या दिया गया था बेटा, n = 4 दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पॉसिबल एनर्जी ऑफ फोटोन टू बी इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कौन सी एनर्जी इमिट नहीं कर सकता, तो मुझे थोड़े से ये ड्रॉ करके चेक करने पड़ेंगे बेटा। अगर आप देखें तो यहां होती है 10.2, यहां होती है 12.09, तो ये वाली कितनी हो गई, ये वाली हमारे पास हो गई 1.9 के पास। अगर आप इसे 12.1 मान लें तो 1.9 हो गई। तो क्या कह रहा है, इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही आपको सारी चेक करनी पड़ेगी बेटा। 1.9 तो पॉसिबल है, 11.1 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ 10.2 है, 12.1 है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये कितना होगा, 12.75। ठीक है, 12.75 होगा। तो ये वाला क्या हो गया, 0.65 हो गया, तो ये भी हो गया। 13.6 ये इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तब हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास क्या होना चाहिए, आंसर।
बाकी सारी एनर्जीज तो पॉसिबल हैं। कौन सी एनर्जी पॉसिबल नहीं है? 11.1 बेटा। ओके, आपको वैसे भी दिखना चाहिए तो सीधा 10.2 से कहां चले गए? 12.1। अब ऊपर जितना भी जाएंगे इससे कम नहीं मिलने वाला, तो ये हमारे पास इनके बीच में नहीं पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस, एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो 13.6 ली जाती है बेटा। फिर अगर आप देखें तो ये होती है Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर के प्रोपोर्शनल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, और हीलियम पॉजिटिव हाइड्रोजन लाइक एटम है। Z कितना हो गया? 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में N भी कितना हो गया? 2। तो ये कट गया बेटा, एनर्जी क्या रह गई? सेम टू सेम। तो क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्या कहता है? ये फिर से हमारे पास क्या आ गया बेटा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमने ऊपर लिखा था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा। ये हमने ऊपर समझाया था कैसे किया जाता है। अगर आपको नहीं याद तो आप वीडियो को शुरू से पूरा देखें, उसमें ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। अब अगर आप देखें तो R0 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? प्रोपोर्शनलिटी किसके आ जाएगी? ऊपर क्या है? Z है, E स्क्वायर है, नीचे M है, V स्क्वायर है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो क्या बच गया? अगर आप देखें तो 1/m इसमें से मैच कर रहा है। M के इनवर्स है, V की पावर स्क्वायर के इनवर्स था, और ZE स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है ये? Ionization energy of the electron in the hydrogen atom in ground state. Atoms are excited to higher energy level to emit 6 wavelength. Maximum wavelength of emitted radiation is corresponding to maximum wavelength यानी कि minimum energy 6 wavelength आएंगी। तो इनिशियल ऑर्बिट क्या होगा? नंबर ऑफ लाइन इमिटेड क्या है? 6। तो n माइनस 1 12 है, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा? 4, क्योंकि ये 4 तो ये क्या हो जाएगा? 3, तो ये क्या हो गया? 4। अब 4 से आ रहे हैं, तो 4 से तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मिनिमम एनर्जी जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट पे होगी बेटा। तो ये ऑर्बिट कौन सा होगा? 3। ये वाली एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, क्योंकि 2 पे जाएगा तो बढ़ जाएगी, 1 पे जाएगा तो और बढ़ जाएगी, 3 से 2 जाएगा तो भी बढ़ेगी। तो मिनिमम एनर्जी कौन सी होती है? 4 to 3। तो कौन सी आ जाएगी बेटा? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? ये फिर से उसी के ऊपर आ गया। देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी अभी हमने लिखा था बेटा, क्या लिखा था? KZE 2E बाय R0। R0 किसके प्रोपोर्शनल है? ZE स्क्वायर बाय MV स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? बट इसने क्या पूछ लिया? एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल किसके प्रोपोर्शनल है? ये एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल चार्ज भी दिया है Z1, तो यहाँ 2 अल्फा नहीं पुट करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान से देखिए, ये होता है KQ1 Q2, KQ1 Q2। Q1 कितना है? ZE। न्यूक्लियस का क्या है? Z2E। तो ये क्या आएगा यहाँ पर ऊपर? Z1 Z2E स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? R0। जो एनर्जी है, मास तो उसके अंदर ही इंक्लूडेड है, तो एनर्जी हमें प्रोपोर्शनल निकालनी थी। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा बेटा? Z1 Z2 के प्रोपोर्शनल आएगा। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। कई बार बच्चे ये कहते हैं सर M1 भी तो है यहाँ पर एनर्जी M1 के। बेटा वो तो एनर्जी के अंदर ही चला गया, हमें तो यहाँ एनर्जी देखनी है कि ये किसके इक्विवेलेंट आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, तो एनर्जी कितनी होगी? 13.6 बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये बच गया 3.4। तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? अब ये बोले व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट,
इट्स एक्साइटेशन एनर्जी इज। अब दो आंसर आते हैं, एक तो आता है 3.1, बट यहां पर क्वेश्चन क्या है कि ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसको एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी लगी बेटा, तो वो किसके बराबर आ गई, दोनों का डिफरेंस बेटा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, वो होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n ऑर्बिट 2, तो एनर्जी क्या होगी -3.4। ऐसे कितने क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी का मॉडुलस। तो क्या आएगा बच्चों 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो पहले आ चुके हैं बेटा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दिस, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी दिस। जब इतनी एनर्जी फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, थर्ड ऑर्बिट में। पहले में 10.2 से जाता है, तो पहली ट्रांजिशन वो 10.2 के लिए करता है, दूसरी 10.1 के लिए। तो कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो जब वो एमिट करेगा तो कितनी लाइन एमिट करेगा, N3 से जब 1 आएगा तो कितनी लाइन एमिट करेगा बेटा, फॉर्मूला n-1/2, तो n कितना है 3, 3 - 1/2, तो कितना हो जाएगा 3। तो कितनी लाइन एमिट करेगा बेटा, 3 लाइंस एमिट करेगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट दिस। काइनेटिक एनर्जी, ये भी सेम आ गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी, तो वो कितना आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, क्या कह रहा है, द एनर्जी लेवल of A, B, C of certain atom corresponding to increasing value of energy is this। ध्यान देंगे, ये भी काफी सारे बच्चे ये डाउट पूछते हैं बेटा। ये 3 एनर्जी लेवल हैं, एनर्जी बढ़ती जा रही है। दिस इज EA, दिस इज EB, दिस इज EC। लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये ध्यान से पढ़ना है बच्चों। लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये क्या है, यहां पर ध्यान से पढ़ना है इसको। are the wavelength of the radiation corresponding to transition from C to B, C to B lambda 1, B to A, B to A lambda 2, C to A lambda 3। Which of the following relation is correct? अगर आप लैम्डा 1 के लिए देखें तो HC by लैम्डा 1 ये किसके बराबर है, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि एनर्जी एमिट की गई है। लैम्डा 2 ये किसके बराबर है, EB माइनस EA। लैम्डा 3 ये किसके बराबर है, EC माइनस EA। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये EB कट जाएगा, तो क्या बचेगा EC माइनस EA। तो ये बच गया कुछ इस तरीके से बेटा, SC कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/λ3, 1/λ1, 1/λ2। तो λ3 कितना आएगा बेटा, λ1 λ2 डिवाइड बाय λ1 प्लस λ। तो मेरे पास क्या आंसर बच जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोहर मॉडल ऑफ एटम predict the same emission spectra for all, assume that angular momentum is quantized, yes, use Einstein's photoelectric equation, predict continuous emission, no। कैसा emission था, लाइन emission, कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तभी वो एनर्जी इमिट करेगा, कुछ ही एनर्जी वो इमिट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो कौन सा ट्रू था बेटा, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है हमें, द एनर्जी E ऑफ हाइड्रोजन एटम विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एनर्जी ऑफ फोटोन इजेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम दिस टू दिस। जब इलेक्ट्रॉन वहां से वहां आएगा तो एनर्जी जो इमिटेड होती है बेटा
वो किसके बराबर होती है? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हम अभी तक इसके ऊपर बेस्ड पीवाईक्यू में कर चुके हैं। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी? 9, 3 का स्क्वायर कर दिया ना बेटा, और फाइनल एनर्जी क्या है? 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 13.6 कॉमन आ गया, -1/9 प्लस 4, तो ये क्या आ गया? 13.6। ये क्या आ जाएगा बेटा? 36.5। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, आपको पता है कि जब हम थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट जाते हैं, सीधा सीधा अगर आप देखें तो ये वाली जो एनर्जी है ये होती है 12.1 और ये होती है 10.2। तो जब आप यहां से यहां जाएंगे तो ये वाली होगी 1.9 के अप्रोक्सीमेट। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास 68 के आसपास आएगा और ये 36 है। अगर ये 72/36 होता तो 2 होता, तो 1.9 के ही बहुत पास में ये भी आंसर मैच हमारा कर जाएगा। ओके, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया EM रेशियो ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल चेंजेस व्हेन डिफरेंट गैस इज प्लेस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। नो, कैथोड रे आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यस, all the mass of atom is essentially in the nucleus. E/m electron is much greater than E/m protons. इन्होंने क्या बताया था कि जो E/m से कि जो कैथोड रेज हैं, these are negatively charged ions, that is electron beams बेटा। In which of the following system will the radius of the first orbit be minimum? किसका रेडियस मिनिमम होगा? रेडियस किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये होता है R0n²/z। हाइड्रोजन एटम, डबली आयन लिथियम, लिथियम के लिए Z क्या हो गया? 3 हो गया, ज्यादा, हीलियम से भी ज्यादा हो गया ड्यूटेरियम। तो सबसे Z किसका ज्यादा है? लिथियम का। तो सबसे छोटा किसके लिए होगा? लिथियम के लिए। ओके, Z जिसके लिए मैक्सिमम, उसके लिए R क्या हो गया? मिनिमम बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? एन इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम दिस टू दिस, वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। वेवलेंथ क्या होगी बेटा? R, रेडबर्ग कांस्टेंट। कहां से कहां गया? 4 से 2 गया, तो इसको माइनस कर दीजिए बेटा। नीचे एलसीएम आ गया 16, यहाँ 4 - 1, ये आ जाएगा 3R/16। तो वेवलेंथ आ गई 16/3R। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? बी। ओके, क्लियर है बी? नेक्स्ट बेटा, फिर क्या कहता है? यहां पर थोड़ी सी एक बस ये था, 2 to 4 गया है, तो यहां इमिटेड की जगह क्या आना था बेटा? एब्जॉर्ब्ड। यहां पर क्या आना था बेटा? एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिट इज दिस, द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। अगर हाइड्रोजन की एनर्जी En है तो वो होती है जो स्टार्टिंग में हम ये -13.6 Z²/n² लिखते हैं, तो ये किसकी एनर्जी होती है बेटा? हाइड्रोजन की, क्योंकि उसके लिए Z क्या होता है? 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कुछ ऐसा लिख लेते हैं, छोड़िए ऐसे लिख लेते हैं, ये होती है एनर्जी। तो हाइड्रोजन के लिए -13.6, Z की वैल्यू 1, तो n², ये आ गया। दिस इज फॉर हाइड्रोजन। क्लियर है? जब आप हीलियम के लिए लिखोगे तो ये क्या आएगा? -13.6 2 का स्क्वायर बाय n²। इसको आप क्या लिख सकते हैं? En। तो ये En और ये क्या हो गया बेटा? इंटू 4। तो क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखिए। ये कहता है विच व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, 4th to 2nd, फर्स्ट पे आता तो लाइमन, सेकंड पे आता है तो बामर। बामर का है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये चला गया। बट बामर की कौन सी लाइन है? सेकंड पे आ रहा है,
3 to 2 होती है फर्स्ट, 4 to 2 होती है सेकंड। तो अगर बामर की 2 ऑप्शन होती फिर भी चलो सोचते, नहीं तो हमें पता है कि सेकंड ऑर्बिट में कौन सी होती है, बामर। आगे बढ़ते हैं बेटा। विच वन ऑफ द ट्रांजिशन एमिट द फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, अभी भी जब ये टेस्ट में डाला जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट लेकर आते हैं, गलती कर देते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए आपको चेक करना होता है लोएस्ट ऑर्बिट। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम एनर्जी, तो आपको देखना है लोएस्ट फाइनल ऑर्बिट, पहली कंडीशन ये होती है। तो लोएस्ट फाइनल ऑर्बिट एक ही है, तो ये आंसर है। बट अगर 2 ऑर्बिट सेम हो, इन दोनों में से किसकी एनर्जी बड़ी है, एक ही तो मैक्सिमम है और ये लोएस्ट फाइनल ऑर्बिट है, हाईएस्ट है, तो इसकी एनर्जी मिनिमम है। बट सी और डी की एनर्जी अगर सेम फाइनल ऑर्बिट है तो जिसमें गैप ज्यादा हो दोनों का, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इससे कम किसकी होगी बेटा, सी की, उससे कम किसकी होगी बेटा, डी की, और सबसे कम किसकी होगी बेटा, वी की। जो एनर्जी का ऑर्डर है वही फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। हम लोग मॉडिफाइड टेस्ट सीरीज भी लेकर आना चाहते हैं, बट वो तभी लेकर आएंगे जब आप रिस्पॉन्स करेंगे। मॉडिफाइड का मतलब है कि नीट के जो PYQ हैं उसी को हम मॉडिफाई करके आपको 50-50 क्वेश्चन की असाइनमेंट अप्रोक्सीमेटली बनाकर देंगे। किसी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है तो ज्यादा, जिसमें थोड़े से कम होंगे तो कम, सो दैट आप ये चेक कर पाएं कि आप नीट PYQ के कंसेप्ट्स को समझ चुके हैं, क्योंकि नीट में ज्यादातर क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के ऊपर ही रिपीट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें, जब वो सीरीज प्रोवाइड करें तो आप कमेंट मैक्सिमम करें बेटा। Who indirectly determine the mass of electron by measuring the charge, ये ऊपर हमने देखा ही था, J.J. थॉमसन। तो इसके साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है बेटा, डिस्कशन खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे, और मॉडिफाइड नीट PYQ अगर सीरीज स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।